क्वेश्चन सही है। कल तक ओपन कल तक 14 ऑलमोस्ट सेम है। 13 और 15 देखेंगे। ऐसा कौन नहीं है वो आएगा। 13 और 15 देखेंगे क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटे क्लास के अंदर हमने 12 के क्वेश्चन करा दिए थे सेकंड एक्सरसाइज के। अब 14 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, सेम वैसे ही वो 12 के कांसेप्ट पे ही है, तो उतना एग्जाम में आता नहीं ऐसे क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन कर लीजिए, एक 13 और 15 जो मेन क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग पाइथागोरस का कांसेप्ट शुरू करते हैं क्योंकि अभी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 और 15 देख लो, दो क्वेश्चन अच्छे हैं। 16 12 तक मैं लास्ट क्लास में करा चुका था। संडे को जिन बच्चों ने अटेंड नहीं की थी उसको मैं आज रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो जिन बच्चों ने संडे की क्लास अटेंड नहीं की थी, संडे को मैंने 12 का क्वेश्चन कलेक्टेड सिमिलर ट्रायंगल के, और अगर किसी के ड्यू है तो आज की रिकॉर्डिंग देख लेना रात को। ठीक है बच्चे, तो एक बार जल्दी से एनसीईआरटी पेज नंबर 141 निकाल लीजिए। देखो जी, देखो क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे। Recording in progress. क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कह रहे हैं डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी। एक बार ध्यान समझना कि स्टेप, ये हमारा कोई ट्रायंगल एबीसी है। कोई डाउट? इस ट्रायंगल में कोई डाउट नहीं है। ये कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसमें कोई पॉइंट डी है ऑन साइड बीसी। इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी। इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा हुआ है कि आपका एंगल एडीसी, ये एंगल एडीसी, ए डी और सी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बीएसी। इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो ये वाला छोटा सा एंगल है इस पूरे एंगल के इक्वल है। आपको क्वेश्चन में जो गिवन है पहले वो लिख दीजिए। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल एडीसी इज जस्ट इक्वल टू एंगल बीएसी। यहां तक कोई डाउट किसी को कि एंगल डी और ए इक्वल है? साथ नोट करो, समझ लो, सब जो दो टाइप नोट कर ले, पहले समझ लो कंसेप्ट। उसका मतलब एंगल डी जो है वो पूरे बीएसी के इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है। मेन गेम होती है टू प्रूफ से, कि क्वेश्चन में देखो टू प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है बच्चे एसी का स्क्वायर इक्वल टू सीबी एंड सीडी, क्योंकि इसको देख के पता चलता है कि कौन सा ट्रायंगल लेना है जिसको हमें सिमिलर करना है। तो पहले देखो क्या चीज आ रही है, सीए। सीए कहां है? ये साइड। फिर क्या चाहिए? सीबी। सीबी कहां है? सीबी बड़ी साइड, मतलब बड़ी वाली साइड लिख दो, समझ गए, बड़ी साइड। फिर क्या चाहिए? सीडी छोटी साइड। तो इसका मतलब गेम बन रही है छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि अगर हम इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल को सिमिलर कर दें तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर होते ही प्रोपोर्शनेट करेंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ कंसेप्ट आ जाएगा। वो बात की अब सबसे बड़ी गेम आती है जब हमें छोटा ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है तो उसमें कौन कौन सी सिमिलरिटी यूज करें। तो आंखें खोल के समझना, जो बोला था कि यहीं पे बच्चे की पहचान होती है समझने वाले। अगर मैं इस तरह का साइक्लिक घुमाऊं, इधर से यू और इधर से यू साइक्लिक घुमाऊं, तो दोनों में एंगल सी सी कॉमन आ रहा है। चाहे वो ट्रायंगल सीडीबी ए की बात करूं, चाहे वो ट्रायंगल सी ए बी की बात करूं, बड़े वाले की, दोनों में सी सी कॉमन आ रहा है। ये बात कोई डाउट है? क्लियर कर लो। कुछ भी पूछना पूछो, क्योंकि एंगल सी जो है दोनों में आ रहा है। चाहे आप छोटे वाला ट्रायंगल लो, चाहे आप ये बड़े वाला ट्रायंगल लो, पूरा दोनों में सी सी कॉमन है। तो एक एंगल तो मिल गया रीत। क्लियर। अब दूसरे एंगल की है, बस अगर दूसरे एंगल में ट्रायंगल सिमिलर हो गया। इस ट्रायंगल का अगर यू घुमाए क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो इस ट्रायंगल का एंगल टी इस ट्रायंगल के एंगल ए के इक्वल है। ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ए सिमिलरिटी से कैसे करेंगे? हमने दो ट्रायंगल ले लिए, पर जिस तरह से हमारे एंगल इक्वल है उसी तरह के सिंबल से हम ट्रायंगल लेंगे। तो प्रूफ करते समय हमें ये तो पता है छोटा वाला ट्रायंगल है, बड़ा लेना है, पर लेना कैसे हो सुनिए। एक ट्रायंगल ले लिया सी डी ए और एक ट्रायंगल ले लिया सी ए बी, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। एंड ट्रायंगल सी ए बी, बताओ समझ आया कि नहीं आया? मैंने कैसे ट्रायंगल लिया है? इधर से ट्रायंगल घुमाया और एक इधर से घुमाया। तो हमने दो ट्रायंगल ले लिए, एक छोटे वाला एक बड़े वाला, एक सी डी ए और एक ट्रायंगल सी ए बी।
यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए, इन्वेट करना। हाँ बच्चे जल्दी बोलो बच्चे, हाँ जल्दी लिखकर क्लास चल रही है, जल्दी बोलो बच्चे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बच्चे, अब क्लास के अपना, अब आपने एक बात नोट करनी है, जब आपने ट्राइंगल ले लिया तो पहला काम कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ट्राइंगल लेने के बाद उसके सिमिलरिटी करते हैं, दोनों में सीसी क्या आ गया? सीसी क्या आ गया? क्या लिखोगे? इसका ट्राइंगल सी और इसका एंगल सी इसके एंगल सी के इक्वल है, क्यों इक्वल है? एक एंगल मिल गया। फिर इसी ट्राइंगल में एंगल टी इस ट्राइंगल के ए के इक्वल है, इसका डी इसके ए के इक्वल है, तो लिखेंगे पूरा, क्योंकि डी का मतलब तो पूरा डी बन जाता है, तो लिखना ऐसे ही सी टी ए इक्वल टू सी ए बी। हमें दो एंगल मिल गए, ये हमें गिवन है। इसका मतलब जैसे ही हमें दो एंगल मिल गए, दोनों में सीसी कॉमन और दोनों का इसका एंगल डी इसके एंगल ए के इक्वल क्वेश्चन में गिवन, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सीधा सीधा ट्रायंगल सी डी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी बाय ए ए सिमिलरिटी। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड ए प्रोपोर्शनल होती है, साइड ए प्रोपोर्शनल पर अपने बात से आ जाएगा। बोल रही कौन कौन साइड होगी? सी डी अपॉन सी ए, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूं, ध्यान रखना। फिर डी ए अपॉन ए बी, फिर तीसरी साइड कौन सी है? ए सी अपॉन सी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर इन दोनों को देखा, अगर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो सी ए स्क्वायर बन रहा है। सी ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? ये तो प्रूफ करना था, कुछ नहीं करना, बस दो ट्रायंगल लेने हैं और उसको सिमिलर करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं देखा कि कौन कौन से हमें एंगल इक्वल है, इसका ए इसके डी के इक्वल है और दोनों में सीसी कॉमन है। हमने दो ट्रायंगल ले लिए, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक, एक सी डी ए और एक ट्रायंगल सी ए, दोनों में सीसी कॉमन, इसका डी इसके ए के इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर हो गया, साइड प्रोपोर्शनल कर दी। जल्दी से नोट करिए स्पीड से, अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ साथ से पूछते हो, क्योंकि एक एक साइड है थोड़ा दिमाग वाली, बाकी तो सिंपल सिंपल चैप्टर है पूरा। पहले एक साइड में पूरी बीपीडी लगी है, दूसरे में सिमिलरिटी लगी है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 10th क्लास में सिर्फ एक ही ज्योमेट्री चैप्टर वाली है, दूसरे चैप्टर में तो एक सर्कल की एक साइड है, सिर्फ उसके 10 क्वेश्चन, और पूरी 10th में ज्योमेट्री नहीं है। सबसे एडवांटेज आप लोगों के, बच्चे नर्वस होते हैं। तो जो जो क्वेश्चन नहीं समझ रहा साथ साथ पूछना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को डाउट हो तो मैंने कहा था वो मेरे को पर्सनली फोन करके अलग से क्लास भी ले सकता है, और यहाँ पे भी आ सकता है। ऑफलाइन क्लास के अंदर ही बच्चे आए हुए होते हैं घर पे। अभी क्लासेस घर पे चल रही है, बट जब गवर्नमेंट की पूरी तरह से स्कूल सही ढंग से शेड्यूल हो जाएंगे तो उसके बाद हम सेंटर में जाएंगे। ओके सर। यार इंस्टीट्यूट में कब से आना है? अभी इंस्टीट्यूट में तो स्कूल का टाइमिंग से मिलेगा, आप घर पे आ सकते हो, मेरे घर पे बच्चे आते हैं तो आप लोग आ सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो ऑनलाइन क्लास में, अगर आपको समझ ना आ रहा हो या आपको डाउट हो, तो आप मेरे से पर्सनल क्लास ले सकते हो और घर पे आ सकते हो। और सेंटर में मैं तभी खोलूंगा जब एक बार स्कूल का रिस्पॉन्स सही मिल जाएगा, जब लगेगा कि हाँ भी स्कूल में सारा काम सही चल रहा है, बच्चे रूटीन में है उनकी क्लासेस, तो फिर मैं सेंटर में भी खोल लूंगा। ये ना हो कि सेंटर पे खोल ले, पता लगे आप दूर से डिस्टेंस ट्रेवल करके भी आओ और आप लोगों को बार बार फिर इंग्लिश के ऑफिस आना पड़े, अभी सर्वर वाला लेट चेंज करे, या फिर स्कूल से आने में आपको लेट हो जाए। पहले सारा टाइम को स्कूल का टाइम फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है ना, कल को अगर केसेस बढ़ने शुरू हो जाए हमारे सेंटर में तो जाम ज्यादा खराब हो जाएगा। तो पहले एक हफ्ता हम देख लेते हैं स्कूल का रिस्पॉन्स कैसे है, फिर हम सेंटर बुला लेंगे। तब तक आप लोगों को प्रॉब्लम मेरे घर पे आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड बच्चे लाता हूँ मैं, ठीक है बच्चे। तो आप लोगों को डाउट है और जो बच्चे थोड़ा सा मुझको लगता है मैथ डिफिकल्ट, वो आ सकता है। जो बच्चे इजीली समझ आ रहा है उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप ऑनलाइन लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी भी सैटरडे संडे पे मेरे से डाउट एक्स्ट्रा क्लास ले लो, ठीक है बच्चे। तो जल्दी से शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसके बाद सॉरी 15 क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब 15 करेंगे सीधा इसके बाद, क्योंकि 14 क्वेश्चन 12 की तरह उसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करके थोड़ा और लंबा हो जाएगा। तो इतना लंबा क्वेश्चन 4 नंबर है, 6 नंबर में से कम नहीं बनता, 6 से ऊपर की वेटेज का बनता है, और इतना लंबा हमारे क्वेश्चन आता नहीं है बोर्ड में। तो अब आप सीधा 15 करेंगे और फिर 16, और इसके साथ हमारी ये वाला सिमिलरिटी कंसेप्ट ये हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को आज शाम को इस चैप्टर के दोनों टॉपिक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजूंगा। फिर हम शुरू करते हैं पाइथागोरस। देखिए जी, तो अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वो भी बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। जब भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से,
कह रहा है एक वर्टिकली पोल है, तो आपको पता है जब आप वर्टिकली पोल की करें ना तो समझ आना कि कोई भी वर्टिकली टावर हो, पोल हो या बॉल हो, वो हमेशा एक राइट एंगल आती है। तो ये हमारा एक वर्टिकली पोल है, तो एक वर्टिकली पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है और कास्ट अ शैडो 4 मीटर, वो शैडो बना रहा है 4 मीटर की। बहुत सिंपल है, शैडो हमेशा नीचे पड़ती है, सबको पता है बेस पे, तो ये खंभा, ये उसकी शैडो, तो उनके बीच में एक राइट एंगल का रेशियो तैयार कर दिया, ठीक है जी। सेम टाइम पे उसे वर्ड दिया सेम टाइम, इसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि सेम टाइम का मतलब सन से जब कोई रेज आती है तो वो एक जितनी भी उस रेस पे एंगल नीचे बनेंगे वो सब इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोगों का उसी सेम टाइम पे सेम टाइम को अंडरलाइन कर लो, एक टावर है, ये हमारा कोई टावर हो गया, उस टावर की हमें हाइट दी हुई है, उसकी शेडो निकालनी है सेम टाइम पे। एक टावर जिसकी हमें शेडो दी हुई है उसकी हाइट फाइंड करनी है। सेम टाइम का मतलब कि सन से जब एक रिफ्लेक्शन आ रही है तो दोनों के थीटा सेम बन रहे हैं, इस सेम टाइम को अंडरलाइन करना। तो आगे तो जब भी क्वेश्चन में लिखा ना कि सेम टाइम का मतलब ऊपर सन से जब एक रेज आ रही है तो उसके बीच में टावर आए, जब उसके बीच में पोल आए, उन सब के बीच में एंगल सेम बनेगा। समझ आगे आगे से एग्जांपल के लिए सन है, ये रेज आई, अब इसके बीच में चाहे कोई भी आए, अब इसके बीच चाहे टावर आए चाहे पोल आए, तो उसका मतलब जो एंगल बन रहा है वो दोनों से क्या बन रहा है, सेम, उस रेज से। ये अंडरस्टैंडिंग बात है जो साइंस के बच्चे जानते होंगे। और एक लॉजिकल कंसेप्ट में जब उसने सेम टाइम वर्ड यूज कर दिया तो उसका मतलब ये दो एंगल सेम हो गए, क्योंकि जो ऊपर से रिफ्लेक्शन आ रही है वो आपको सेम एंगल से इंस्पायर कर रही है, ठीक है। और आपने एक वर्ड यूज किया है, टावर भी वर्टिकली होता है और पोल भी वर्टिकली होता है, दोनों के एंगल क्या हो गए 90-90, और ये दोनों क्या हो गए गिवन एट एंगल एट सेम टाइम। तो ए से सिमिलर हो गया, सिमिलर होते दिस अपॉन दिस इक्वल होगा किसके, दिस अपॉन दिस के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे लिख के करना है लेट ए बी इज अ 6 मीटर हाई पोल and BC is a 4 meter length of tower। लिखा AB जहां पे जो है वो पोल है, AB is the length of pole। तो BC है is the length of shadow। सेम ऐसी जो PQ है वो आपकी हाइट ऑफ टावर होगी, जिसको आपने X माना है, और जो QR है वो लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर होगी। देखो जी, अब हम नॉर्मली दो ट्रायंगल सिमिलर करते हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ले लिया हमने PQR। अब हर बच्चे को पता है कि अगर आपको कोई भी साइडें निकालनी हो तो सिमिलैरिटी का सिंपल कंसेप्ट होता है, क्योंकि साइडेड पोर्शन होती है और क्रॉस मल्टीप्लाई से आंसर निकलता है। बस साइडेड पोर्शन कैसे करनी है उसके लिए ट्रायंगल सिमिलर करना है। ट्रायंगल सिमिलर कैसे करना है, दोनों का एंगल A और P किसके इक्वल हो गया, सॉरी P और Q किसके इक्वल हो गया, ईच 90, क्योंकि दोनों वर्टिकल वर्ड बोले तो लिख दिया B इक्वल है Q ईच 90, क्योंकि वर्टिकल है। और एंगल C और एंगल Q सॉरी R एंगल एट द सेम टाइम बाय सन रिफ्लेक्शन, कहते हैं सन ऑल्टीट्यूड, सन से बनने वाला ऑल्टीट्यूड सेम एंगल होता है। बस ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, सिमिलर होके इस साइड पोर्शन कर दो। AP किसके पोर्शन में आ गई, PQ के, BC किसके आ गई, QR के, और AC किसके आ गई, PR के। अब जो चाहिए वो लगा लो। AB कितने दिए इस क्वेश्चन में 6, AP का 6 लगा दिया। PQ कितने दिए निकालनी है X, BC कितना दिया हुआ है 4, और QR कितना दिया है 28, 4 से 28 क्या लो 7 6 7 42, इसका मतलब जो आपकी टावर की हाइट है वो 42 आ गई। जल्दी से नोट कर लीजिए, और नहीं समझ आया तो पूछो सर। जो एंगल C और एंगल R है वो सर कैसे सिमिलर हुआ, एंगल C और एंगल R? बेटा मैंने बताया था कि जब सेम टाइम का वर्ड यूज करता है ना तो सेम टाइम से जो सन से आने वाली जो आपकी एक रेज होती है उसके बीच में जितने भी एंगल इंक्लाइंड होंगे वो सब एकदम सेम होंगे। समझ बच्चे, तो मैंने आपको समझाया था इन्होंने सेम टाइम वर्ड यूज करा है, तो सेम टाइम का मतलब होता है ये कोई सन है। अब ये सन से अगर कोई भी रेज पड़ रही है तो उसके बीच में जितने भी एंगल तेरे बनेंगे ये सारे एंगल सेम नहीं होंगे। समझ गया? यस सर। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई भी वर्टिकली टावर है या पोल है, एंगल तो दोनों का सेम ही बन रहा है, और तो हमने फिगर अलग अलग बनाई है
सन से ऊपर से देखेगा तो एक ही रेस में सब कुछ बन रहा है, क्योंकि एंगल एट द सेम टाइम आ रहा है, उसने वर्ड यूज करा है, इसलिए नोट करिए। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट नहीं? तो किसी भी लेंथ निकालनी हो पोल की तो आपको सिमिलैरिटी यूज करोगे तो इजी रहेगा। ठीक है बच्चे, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो है क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपने यहां तक अगर क्वेश्चन समझ लिया है तो मैं रब कर दूं बच्चे, जल्द से एक बार देख लो, अगर डाउट है तो पूछ लो। अब इससे अगली वाली एक्सरसाइज हमारी एरिया थ्योरम कटी हुई है, पर मैं आपको उसका स्टेटमेंट लिखा देता हूँ। जैसे कभी कभी स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डाल देते टीचर एक, अगर किसी ने पेस्टिंग करी हो ना कॉपी पेस्ट, तो वो क्या करता है कि जहां से क्वेश्चन मिले वहां से टिक पे पेस्ट कर देते हैं, तो कई बार उनको पता नहीं चलता कि टॉपिक हमारे क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए एरिया थ्योरम का मैं आपको लोगों को स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, चाहे उसकी क्वेश्चन निकालूंगा, और उसके बाद सीधा पाइथागोरस शुरू करते हैं हम लोग, जो मेन हमारी एक्सरसाइज है। प्रणव समझ आ गया? प्रथम, प्रणव, मेहर? यस सर। अगर कोई भी डाउट हो तो पर्सनल क्लास ले लिया करो, तो मैं ट्रिगो की तो अभी आपकी क्लासेस अरेंज करूंगा, एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर मैं अपनी ट्रिगो की एक बार दोबारा से रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि ट्रिगो एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस सर, ट्रिगो में मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हाँ अभी कराऊंगा बच्चे, क्योंकि एक बार भी ट्रिगो समझ नहीं आती, पर एक दो बार तो नहीं कराएंगे तो आपके बेस नहीं क्लियर होंगे। उसका रीजन ये है, पहले हम एक बार करवाते हैं, फिर कहते हैं थोड़ा भूलने का बच्चों को, फिर दोबारा जब कराएंगे तब उसके बाद जाके थोड़ी पक्की होती है, क्योंकि अगर एक बार भी जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो पर नहीं आती, ट्रिगो में है थोड़ी बहुत क्वालिटी ऐसी उसकी, कोई टेंशन नहीं, बस अब ये है कि उसकी आइडेंटिटी लर्न करके रखना, कि जब कराऊंगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी दोबारा। अब इसको मैं रब कर दूं, अगर सबने नोट कर लिया यहाँ तक? यस सर। चलिए जी, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सिमिलर ट्रायंगल का लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए जी, आप थोड़ा अगर ध्यान देके दोबारा इसको रिपीट करो एक्सरसाइज को, तो एक दो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, बार बार हर क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके बारे में से क्लास ले लिया करो। बट ज्योमेट्री की ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पहली एक्सरसाइज पूरी बीपीटी और उसके कन्वर्ट्स पे बेस थी, और ये वाली एक्सरसाइज पूरी की पूरी सिमिलैरिटी पे बेस है। सिमिलैरिटी में आपने देखा है 75% केसेस में ए सिमिलैरिटी लगी है। देखिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 16, AD and PM of and are the median of triangle ABC। ये हमारा ट्रायंगल है ABC, A, B और C, जिसकी मीडियन है AD। एक ट्रायंगल है हमारा PQR, जिसकी मीडियन है PM। PQR जिसकी मीडियन है PM। तो नोट करना, मीडियन का मतलब जो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो आप लोगों को अगर BC और QR अगर गलती से इक्वल दिया हुआ है, प्रोपोर्शनल इक्वल दिया हुआ है, तो समझ लेना कि उनका ये वाला प्रोपोर्शन भी इक्वल होगा और ये वाला भी, क्योंकि मीडियन गिव है। तो ये बात एक अंडरस्टूड होती है जिस बच्चे को, हमें अगर ये कभी गिवन है क्वेश्चन में, तो जब पूरा पूरी साइड इक्वल है तो उसकी आधी आधी साइडें भी इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये भी इक्वल होती है। डाउट? इसका मतलब BC का आधा क्या हो गया, BD भी किसके इक्वल है, QM के, और DC भी किसके इक्वल है, MR के। तो हम ये रिजल्ट लगा सकते हैं अगर हमें सिर्फ ये रिजल्ट भी गिवन है। तो अगर आपको ये रिजल्ट गिवन है तो आप उसको यूज करते हुए, और ये मीडियन गिवन है, मीडियन मतलब मिड पॉइंट, तो आप ये दो रिजल्ट भी लगा सकते हो। समझ आया कि नहीं यार? यही समझने का कंसेप्ट है, मैथ्स तो रटने की चीज नहीं है। इसका मतलब कोई चीज पूरी पूरी इक्वल है तो आधी आधी भी इक्वल ही होगी ना। अगर सपोज कर लो ये पूरी 16 है, ये पूरी 8 है, और 16/8 अगर इक्वल है तो इसका आधा करेंगे तो 8/4 भी तो इक्वल है, दोनों का आधा था। समझ आएगा? इसका मतलब अगर कोई साइड पूरी पूरी प्रोपोर्शनली इक्वल है तो उनके आधे आधे प्रोपोर्शन भी इक्वल ही होंगे, तो जिसकी वजह से BD QM के प्रोपोर्शनली इक्वल है और DC MR की भी इक्वल है। तो कभी भी इस चीज का यूज पढ़ते लगा सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को 12th क्वेश्चन के अंदर भी लगाया था कि अगर पूरी पूरी साइडें इक्वल होती है तो उसके आधे आधे प्रोपोर्शनल भी इक्वल है। वो सिर्फ तभी होते हैं जब मीडियन दिया हो, किसी में नहीं। अगर ये खाली ऑल्टीट्यूड दिया होता तो नहीं होता, क्योंकि ऑल्टीट्यूड मीडियन से तब बनता है जब ट्रायंगल इक्वेटर हो या आइसोलेस हो, उसका मीडियन होना जरूरी है। और मीडियन या तो गिवन हो या फिर ये गिवन हो कि ये ट्रायंगल इक्वेटर या फिर आइसोलेस है, तो अपने आप मीडियन बन जाता है ऑल्टीट्यूड। हर किसी में नहीं, उसका तो अगर पूरी पूरे बेस इक्वल है तो आधे आधे भी। ये क्लियर हो गया सबको? अब शुरू करेंगे उनका, शुरू करें बच्चे। अब इस क्वेश्चन में हमें, चलिए जी, तो अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। इस क्वेश्चन नंबर 16 में हमें सबसे पहली चीज गिवन है कि जो हमारा बड़ा बड़ा ट्रायंगल है ABC वो पूरा सिमिलर PQR के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो वही चीज आ गई, अगर ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है तो इसका मतलब इसके सारे एंगल इक्वल दिए हुए हैं और इसकी सारी साइडें प्रोपोर्शनल इक्वल दी, मतलब AB PQ के इक्वल दी हुई है, पूरी BC QR के दी हुई है और AD PM के इक्वल दी हुई है। जब ये पूरी पूरी साइडें इक्वल दी है तो उसका मतलब ये रिजल्ट भी सामने आई है।
अब हम बात करते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग ट्रायंगल लेंगे, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है। तो इसमें हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हमें प्रूफ करना है, ए डी अपॉन पी एम। तो बहुत सिंपल है बच्चे, इसका मतलब ए डी अपॉन पी एम और ए बी अपॉन पी क्यू किस ट्रायंगल में आ रहा है, ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम। तो छोटे ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। अब छोटे ट्रायंगल सिमिलर करने का बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ये वाली साइड इस साइड के प्रोपोर्शनली हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन है कि बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, ये पूरी साइड इक्वल थी तो आधी आधी भी इक्वल होगी, हमने प्रूफ करी ये वाली बीसी है, तो इसकी मतलब ये भी साइड मिल गई और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, इसका मतलब इसका बीच वाला एंगल भी इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया, वो सिंपल। तो सबसे पहले इसको यूज करना प्रूफ के अंदर, क्योंकि ये चीज चाहिए होगी कि पूरी बीसी अगर क्यू आर की इक्वल है तो हाफ ऑफ बीसी भी हाफ ऑफ क्यू आर की इक्वल है, जिसकी वजह से बीडी और क्यू एम की इक्वल आ गया अब कर दो प्रूफ। तो बड़े बड़े ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ए बी डी जो हमें चाहिए और ट्रायंगल पी क्यू एम, दो ट्रायंगल ले लिए। अब जैसे ही दो ट्रायंगल लिए, आंखें खोल के देख जरा साइड, तो ए बी अपॉन पी क्यू हमें ऑलरेडी गिवन है किसके, बीडी अपॉन क्यू एम के, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये भी तो गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है पूरा ए सी अपॉन पी आर की, ये भी तो हमें गिवन है ना। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर, तो हमें गिवन है कि ट्रायंगल सिमिलर है, और जब बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है तो हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर भी इक्वल होगा, जिसकी वजह से पांचों इक्वल होगा। इसका मतलब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, पांचों इक्वल सिमिलर है। क्या समझ आई कि नहीं आई, क्योंकि ये तीन तो हम लोगों के सिमिलर ट्रायंगल से प्रूफ हो गए, ए बी अपॉन पी क्यू में गिवन है, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है और ए सी अपॉन पी आर इक्वल है। फिर हमने लिख दिया कि मीडियन भी है, जिसकी वजह से बी सी अपॉन क्यू आर को हम बी डी अपॉन क्यू एम और डी सी अपॉन एम आर लिख सकते हैं। तो इसी प्रूफ से क्या मतलब लगा कि इन दोनों का प्रोपोर्शन जो है, इन दोनों का वो आपस में इक्वल है, इन दोनों का जब प्रोपोर्शन आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस के, और बीच का एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल एस से एस सिमिलर हो गया। इसका मतलब बीच में बी और क्यू भी इक्वल है। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू है, और सिमिलर होते ही साइड में प्रोपोर्शन कर दो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो गया ए डी अपॉन पी एम, जो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। प्रूफ बहुत सिंपल कंसेप्ट था, जब हमें पूरे ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं तो उनकी सारी साइडें सिमिलर दी हुई है प्रोपोर्शनल, और जब पूरी साइडें प्रोपोर्शनल है तो आधी आधी साइड ही प्रोपोर्शनल है, जब ये वाली आधी साइड इस साइड की प्रोपोर्शन है, ये पूरी साइड इस साइड की, और बीच का एंगल इक्वल है, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। हाँ ज्वेल क्लियर हो गया, डाउट है तो क्लियर है। चलो यहाँ तो नोट कर लीजिए। तो उसमें हम लोगों ने एस से ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया, लिख देना पे ट्रायंगल सिमिलर क्यों हुआ, बाय साइड एंगल साइड से, दो साइडों के बीच का एंगल इक्वल। तो यहाँ पे हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सिमिलैरिटी की मैं भी आपको और क्वेश्चन भेजूंगा, जबकि मैं जब टॉपिक स्टार्ट भी किया था तब भी मैंने कुछ आसान क्वेश्चन आपको समझाया थे किस तरह से सिमिलैरिटी होती है, वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे और ये भी क्लियर हो गए। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पहले एरिया थ्योरम की स्टेटमेंट जो प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे, और उसके बाद हम पाइथागोरस का प्रूफ करके पाइथागोरस के क्वेश्चन शुरू करते हैं उसके कन्वर्ट्स के। तो सारे बच्चे जल्दी से नोट करना, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जो एग्जाम में आने वाली है, क्योंकि एरिया थ्योरम हमारे कोर्स में नहीं है, और उसकी मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं आपको दोबारा एक बार। सबने नोट कर लिया? एशमी नोट कर लिया, हर्षिता नवे सब नोट कर लिया, इसको रब कर दो। चलो जी देखो, हमें जल्दी जल्दी नोट अभी नोट कर लिया सबने? गुंताज, केशव, मंजीत सबने नोट कर लिया? यस सर। चल बेटा जी, क्लियर है ना कंसेप्ट? मंजीत फिर पूछा तो नहीं है? नो सर। चलिए अब हम बात करेंगे एरिया थ्योरम की, जिसमें आप लोगों ने उसके क्वेश्चन नहीं करने, बट एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू बेस पे एक आध तो आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चे? तो हम बात करते हैं एरिया थ्योरम है क्या एग्जैक्टली। तो सबसे पहला तो कंसेप्ट एरिया थ्योरम अप्लाई होता है हमेशा सिमिलर ट्रायंगल के अंदर। इसमें जब तक ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे आप एरिया थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो एरिया थ्योरम है क्या स्टेटमेंट? तो अकॉर्डिंग टू एरिया थ्योरम व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर ये एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, then the proportion of their area, उनके एरिया का proportion is equal to the area of the square of their corresponding side। तो वो किसके इक्वल है? उनकी साइड, corresponding साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट के, उनकी
कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट के इक्वल है उनकी एरिया की रेशियो। इसका मतलब वो तभी अप्लाई होगा जब दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एरिया रेशियो, ये जो एरिया की रेशियो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनेट के इक्वल है स्क्वायर के। तो इसका AB के प्रोपोर्शन में क्या आ रही है, PQ, तो ये AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के इक्वल है। BC के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या आ रही है, QR, तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल है, और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इक्वल है। तो इसका मतलब अगर आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हो और आपको एरिया की रेशियो निकालनी हो और साइडें दी हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो किसी एक साइड को, मतलब दो एरिया की रेशियो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के इक्वल रख के आप निकाल सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे दूं कैसे लगना है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी गिवन है, सपोज कर लो 81, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इस क्वेश्चन में गिवन है 49। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में बीसी गिवन है, अगर सपोज कर लो आप लोगों को अपना 9, और फाइंड करनी है आपको क्यूआर, कह रहा क्यूआर फाइंड करो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, इफ एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, इफ एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर देन द एरिया ऑफ दिस, तो इसके एरिया की रेशियो जो साइड गिवन है उसकी रेशियो के इक्वल होगी। तो साइडें कौन सी गिवन है, बीसी और क्यूआर, इसकी इक्वल होगी बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर के, क्योंकि हमने एरिया थ्योरम पढ़ लिया। अब उस केस में एबीसी अगर 81 दिया हुआ है और पीक्यूआर 49 दिया हुआ है, तो पहले बीसी अपॉन क्यूआर का होल स्क्वायर करके इसका होल रूट लगा दो, इसका होल स्क्वायर करके क्या लगा दिया, होल रूट। तो अब इसमें क्या आ गया, सॉल्व करके 81 की जगह 9 लगा दिया, 49 की जगह 7, बीसी की वैल्यू में गिवन है इस क्वेश्चन में, और क्यूआर निकालना है। मल्टीप्लाई किया तो 9 क्यूआर इक्वल टू 63, तो क्यूआर की वैल्यू 7 आ गई। तो मतलब आप कोई भी साइड निकाल सकते हो अगर आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं और उनकी एरिया की रेशियो दी हुई है। एरिया की दी रेशियो तो साइडें निकल जाएगी, साइडें दी तो एरिया निकल जाएगी। ये थ्योरम है एरिया थ्योरम। बट बार बार बता रहा हूं एक चीज, ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होती है जब ट्रायंगल सिमिलर हो। अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो पहले आपको सिमिलर करने पड़ेंगे, तभी आप उस एरिया थ्योरम यूज कर सकते हो। तो नोट कर लीजिए, according to the area theorem, the ratio of the area of two similar triangles is equal to the area of their corresponding side, or square of their corresponding side. और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर पेरीमीटर की रेशियो निकालनी हो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो उसे साइड के इक्वल होता है, उसमें स्क्वायर नहीं करना होता। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है एबीसी एंड पीक्यूआर, तो उनके पेरीमीटर की रेशियो उनकी से साइड के इक्वल होती है, उसमें स्क्वायर नहीं करना होता। अब एक चीज और नोट कर लो, हाँ, एरिया की रेशियो पेरीमीटर के स्क्वायर की इक्वल होती है, क्योंकि पेरीमीटर का स्क्वायर और साइडों का स्क्वायर बताते हैं, स्क्वायर काटेंगे, तो उसका मतलब आप ये भी सकते हो कि साइडों का स्क्वायर और पेरीमीटर के स्क्वायर के भी इक्वल होता है एरिया की रेशियो। अगर एरिया दिया हुआ पेरीमीटर निकालने हैं फिर तो आपको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर एरिया दिया हुआ है। बट अगर साइडें और पेरीमीटर तो स्क्वायर कर जाते हैं, तो उसकी वजह से साइडें खाली पेरीमीटर की इक्वल होती है, जबकि एरिया पेरीमीटर के और साइडों के स्क्वायर की इक्वल होता है। थोड़ा कॉमन सेंस वाला बात है, ध्यान रखना। यहीं पे टीचर बच्चे को कंफ्यूज कर देता है, तो बच्चे नर्वस होते हैं। अगर एरिया की रेशियो दी है और पेरीमीटर की निकालनी है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर साइडें दी हुई है पेरीमीटर दी हुई है तो स्क्वायर कर जाता है, जिससे साइडें पेरीमीटर की इक्वल होती है। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस है, अगर एग्जाम में 1 मार्क्स का एमसीक्यू आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। सर एक बार रिपीट करना थोड़ा सा। पहले से यही मैंने रिपीट करने को कह रहा हूं कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर दिया और पेरीमीटर की रेशियो निकालनी है, तो पेरीमीटर में स्क्वायर करना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ एबीसी एंड पेरीमीटर ऑफ पीक्यूआर में आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जैसे साइड में करते हो। बट अगर पेरीमीटर और साइडों की बात हो रही है तो एरिया स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, तो पेरीमीटर सीधा साइड के इक्वल है प्रोपोर्शनली। क्लियर हुआ? यस सर। एक तरह से पेरीमीटर और साइड सेम कंसेप्ट में यूज होती है, क्योंकि साइडों का सामी तो है पेरीमीटर। अब जल्दी से नोट करिए, फिर हम शुरू करते हैं पाइथागोरस का कंसेप्ट आज का। पाइथागोरस थ्योरम को पहले हम प्रूव करेंगे, फिर उसको यूज करेंगे।
जल्दी जल्दी बच्चे थोड़ा नोट करना। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है ट्रायंगल्स का पाइथागोरस। पहले पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करो और उसके बाद उसका रिजल्ट पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज हम सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो गया, इंटरलिंक्ड है पर डिफरेंट, क्लियर हो गया। तो आज हम शुरू करेंगे कि क्यों दो ट्रायंगल की स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आज हम ये प्रूव करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होती है। आज तो हम रिजल्ट लगा के हैं स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा क्यों होता है वो आज हम इसको प्रूव करेंगे कि क्यों h का स्क्वायर p और p के स्क्वायर के इक्वल होता है। उसको रब कर दूं अगर सबने नोट कर लिया तो। मेहर, प्रणव, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. तो डाल लीजिए हेडिंग पाइथागोरन थ्योरम, जिसमें आपको ये प्रूव करना होता है द स्क्वायर ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन अ राइट ट्रायंगल इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। कि एक साइड के स्क्वायर का सम अदर साइड के स्क्वायर के सम के अगर इक्वल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो, ठीक है। और अगर इसके कन्वर्स होगा तो उसके अंदर साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये चीज प्रूव करनी हो कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, और गिवन हो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, तो नाउ इट इज कॉल्ड द पाइथागोरस। समझ गया? तो दोनों में क्लियर नोट करना, अगर राइट एंगल गिवन है और ये प्रूफ करना है कि दो साइडों का स्क्वायर का सम तीसरी साइड की इक्वल है तो वो पाइथागोरस प्रूफ करना है। अगर लिखा हुआ है दो साइडों का स्क्वायर का सम तीसरी साइड की इक्वल है और शो दैट इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो इट इज अ कन्वर्स। तो आओ जी पहले हम पाइथागोरस प्रूफ करें फिर कन्वर्स। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो हो गया एबीसी। साथ साथ मत नोट करना बच्चे, क्योंकि थ्योरम है तो समझने वाली चीज है। इन चीजों के प्रूफ हमारी बुक में होते हैं, बस हम लोगों को समझना होता है, इसलिए हम अपना नोट कर रहे हैं। जो नोट करने की जरूरत नहीं है, समझो। तो हमें एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी, जिसमें हमने एज्यूम करा है कि हमारा ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, स्टेप बाय स्टेप गिवन है ट्रायंगल एबीसी, इसमें राइट एंगल किस पे है, एट बी पे, राइट एंगल एट बी। इस क्वेश्चन में टू प्रूव करना है कि जो हाइपोटेन्यूस है एसी का स्क्वायर वो अदर दो साइड के स्क्वायर के इक्वल है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। पहले तो गिवन और टू प्रूफ समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी, गिवन और टू प्रूफ में डाउट है किसी को? तो गिवन में क्या लिखा है हमने हर्षिता? ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी पे है, और टू प्रूफ में क्या करना है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब H का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे BD। BD हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। कोई डाउट? गिवन टू प्रूफ ऑफ कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट है क्लियर कर लीजिए। मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने का, और अगर बेटर होगा कि आप उसको अपने आप समझ के नोट करें, समझ के मतलब टेपे बिना अपने आप करें। आपको बहुत सारा तरीका समझाऊंगा, इसको पहले मैं रटने का तरीका बताता हूँ। इसमें ना हमें दो ट्रायंगल लेने हैं और दोनों को सिमिलर करना है, पर सिमिलर कैसे करना है वो देखना। हमें सबसे पहले एक छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर करना है, फिर ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर करना है। कैसे करना है सुनना भाई, क्लॉक और एंटी क्लॉक घुमाएंगे। तो पहले वर्टेक्स ए पकड़ लो, फिर वर्टेक्स सी पकड़ना। पहले वर्टेक्स कौन सा पकड़ना सही, ए। तो वर्टेक्स ए पकड़ और क्लॉक और एंटी क्लॉक घुमा। जब पहले क्लॉक घुमाओगे तो ए डी बी होगा, और फिर एंटी क्लॉक में ए बी सी, मतलब छोटा बड़ा ट्रायंगल लेना। छोटा ट्रायंगल लेने के लिए ए डी बी और बड़ा ट्रायंगल लेने के लिए ए बी सी। सेम लेवल से मत लेना, जिस साइड से छोटा ले रहे हो उस साइड से बड़ा कभी मत लेना, वरना आप लोगों के सिमिलरिटी जनरली प्रूफ नहीं होती। ठीक है जी? तो कैसे करोगे, एक ट्रायंगल छोटा इस साइड से लिया और बड़ा इस साइड से। तो ए वर्टेक्स को पकड़ के हमने दो ट्रायंगल लिए, कौन कौन से, छोटा ट्रायंगल एडीबी और बड़ा ट्रायंगल एबीसी, क्लॉक और एंटी क्लॉक। अब कैसे इसको सिमिलर करेंगे, दोनों में ए कॉमन, समझ ले पहले, दोनों में ए कॉमन, और इस ट्रायंगल का एंगल डी इस ट्रायंगल के एंगल बी के इक्वल, ईच 90। इसमें ये 90 डिग्री बन रहा है, इसमें ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है।
इसका मतलब इसका डी का इतना सा पोर्शन एडीबी, इसका पूरा एबीसी के तो क्लॉकवाइज पूरा हो गया। तो इसका मतलब दोनों जब ये ट्रायंगल लोगे यू और जब ट्रायंगल लोगे यू तो ए कॉमन, इसका डी और इसका बी ईच 90, ट्रायंगल सिमिलर। आओ करें, सबसे पहले लिया ए कॉमन, इसे अपने आप करना बजाय टेपने के। मैं क्वेश्चन नोट आउट करूंगा 10 मिनट दूंगा नोट करने के। और इस ट्रायंगल का एंगल डी, पूरा डी नहीं है एडीबी लिखना क्योंकि डी तो पूरा बन जाता है। एडीबी इक्वल है इस ट्रायंगल के एबीसी के ईच 90। इट मींस ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। तो हमने दो वर्टेक्स पकड़ने हैं, एक वर्टेक्स ए पकड़ा फिर एक सी पकड़ेंगे। जब ए से सिमिलर हो गया जी बोल साइडें कौन सी प्रोपोर्शनल होगी? एडी अपॉन एबी, आगे बोल डीबी अपॉन बीसी, नेक्स्ट एबी अपॉन एसी। अब इसमें जिसका भी स्क्वायर बन रहा है उन दोनों को ले लो। इन दोनों का स्क्वायर बन रहा है तो इन दो साइडों का स्क्वायर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्या बन गया? AB का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? इनटू AC। इसको मान लो इक्वेशन 1। कोई डाउट? हमारी एक प्रूफ का एक स्टेप आ चुका है। अब अगले प्रूफ से दूसरा स्टेप आएगा, फिर दोनों को ऐड होंगे बीच में प्लस का साइन। अब दूसरा प्रूफ करने के लिए कौन सा वर्टेक्स लेंगे? सी। अब बता कौन सा ट्रायंगल लेंगे? सिर्फ क्लॉक एंटी क्लॉक होगा। CDB CBA CBA बस। अब कैसे दो ट्रायंगल लो? कौन से ट्रायंगल लिए हैं? सी वर्टेक्स है, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। तो CDB एंड ट्रायंगल CBA। फिर भाई दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? CC कॉमन। और इस ट्रायंगल का एंगल T इस ट्रायंगल के B के इक्वल। भाई दोनों में CC कॉमन, इस ट्रायंगल का D इस ट्रायंगल के B के इक्वल ईच 90। ट्रायंगल सिमिलर हो गया। CDB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, लगा प्रोपोर्शन, जल्दी बोल। CD अपॉन CB, DB upon BA, DB अपॉन BA, CB upon CA, CB अपॉन CA। किसका क्रॉस मल्टीप्लाई बन रहा है? CB स्क्वायर बन रहा है। तो इन दोनों को ले लो। CB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? CD into CA. इसको बना ली इक्वेशन 2। यहाँ पे हमारा क्या आ चुका है? AB स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ चुका है? BC स्क्वायर। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब लेफ्ट हैंड साइड प्लस कर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? AD इंटू AC प्लस CD इंटू CA। अब पता है जी लेफ्ट प्रूफ हो चुका है, राइट प्रूफ करने के दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन चेक कर। AC दोनों में कॉमन, AC जैसी कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा? और यहाँ क्या बचेगा? अब देख ऊपर फिगर में AD और CD को ज्वाइन करेगी तो क्या बन जाएगा? AD और CD को ज्वाइन करेगी तो क्या बन जाएगा पूरा? इसका मतलब कितने AC हो गए? क्या प्रूफ करना था कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके इक्वल है? नोट करिए। अब स्टेपना नहीं है, फिर समझो। यहाँ पे हम लोगों ने गिवन में लिखा है राइट ट्रायंगल एट B, फिर प्रूफ करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC। कंस्ट्रक्शन कर लिए, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। प्रूफ में दिमाग में एक बात आएगी कि छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर करना है, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर करना है। एक बार वर्टेक्स A लेंगे, एक बार वर्टेक्स C लेंगे। वर्टेक्स A लेंगे तो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज फिगर लेंगे, ADB और ABC। और जब आप लोग C वर्टेक्स लोगे तो उसमें भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक बार CBA और एक बार CDB। आंखें बंद करें, खुद करो बिना टिप। अगर कोशिश कर दो जहां भूलो तो बाद में